हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजित जीएस आज तक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं वैश्विक संगठन के अंतर्गत WTO के बारे में जानेंगे। ठीक है, WTO एक बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन है वैश्विक स्तर पर, और ये WTO से हमेशा BPSC, PT और मेंस में एग्ज़ाम पूछे जा रहे हैं। लगभग 2-3 बार अभी तक WTO से प्रश्न पूछे जा चुके हैं और अभी भी काफ़ी महत्वपूर्ण है ये WTO। तो इस वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो को अंत तक देखें। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि WTO का मतलब क्या होता है। WTO मतलब होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब विश्व व्यापार संगठन है ये। और वैश्विक स्तर पर जितने भी व्यापार होते हैं, वैश्विक स्तर पर व्यापार का नियमन और विनिमय का काम जो है वो किसके माध्यम से होता है? सब WTO के माध्यम से होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग WTO के बेसिक के बारे में जान लेते हैं। वर्तमान में जो इनके महानिदेशक हैं वो कौन है? तो जैसा कि आप लोग को बता दूं कि WTO के जो हेड होते हैं उनको हम लोग महानिदेशक के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो महानिदेशक जो हैं अभी इनके जो हाल ही में इनको मतलब सेलेक्ट किया गया है, ये है एवेंजी ओकोंजो-इवेला। ठीक है, कौन है? एवेंजी ओकोंजो-इवेला, और ये नाइजीरिया की रहने वाली हैं और WTO के इतिहास में ये पहली महिला महानिदेशक बनी है। ठीक है, WTO के इतिहास में पहली महिला महानिदेशक किन्हें बनाया गया है? ये बनाया है एवेंजी ओकोंजो-इवेला को। ठीक है, अब हम लोग WTO की स्थापना की बात कर ले तो WTO की स्थापना 1995 में किया गया था। काफ़ी नया संस्था है ये, 1995 में इसकी स्थापना किया गया था। और आपको बता दें कि इससे पहले एक संस्था थी जिसको हम लोग GATT के नाम से जानते हैं। GATT का मतलब होता है क्या? जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, ये GATT है। और ये GATT जो एग्रीमेंट था जो 1947 में किया गया था, इसी के अनुसार पहले जो है वो व्यापार के नियमन होते थे। लेकिन क्या था कि व्यापार के नियमन होने के साथ साथ क्या था कि व्यापार का जो सारे प्रक्रियाएं थे वो GATT में काफ़ी परेशानियां हो रही थी। तो लोग ऐसे एक संस्था महसूस कर रहे थे जो वैश्विक स्तर पर उनको व्यापार के सभी समस्याओं को सुलझाने में मदद कर सके। तो इसी GATT को क्या हुआ कि आगे बढ़ाते हुए 1986 से लेकर 94 के बीच उरुग्वे में वार्ता चली। इसको हम लोग उरुग्वे दौर की वार्ता कहते हैं। और इस कंप्लीट वार्ता को कई बार ये पूछा है, इस कंप्लीट वार्ता को क्या कहा जाता है? मार्केस समझौता कहा जाता है। ठीक है, और इसी मार्केस समझौता के तहत 1995 में WTO की स्थापना हुआ। ठीक है, 1995 में WTO की स्थापना हुआ। उसके बाद इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ बनाया गया? स्विट्जरलैंड के जेनेवा में बनाया गया। ठीक है, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में बनाया गया। और इसके जो सदस्य हैं, वर्तमान में सदस्यों की संख्या 164 है, लेकिन 23 पर्यवेक्षक देश भी शामिल है। ठीक है, 164 जो है वो सदस्य देश है और 23 जो है अलग से पर्यवेक्षक के रूप में शामिल होते हैं। ठीक है, और भारत जो है 1947 से ही GATT और WTO दोनों का संस्थापक सदस्य रहा है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट में हम लोग इस WTO से संबंधित महत्वपूर्ण MCQs भी करने वाले हैं। ठीक है, इसलिए ये वीडियो अंत तक देखने में आप लोग जब देखेंगे तभी जाकर आपको ये क्लियर हो पाएगा कि WTO से किस तरह के प्रश्न आते रहते हैं। तो इसके जो मुख्यालय है वो कहाँ है? स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। सदस्यों की संख्या कितना है? 64 है, 164 है और 23 पर्यवेक्षक देश हैं। भारत इसका संस्थापक सदस्य रहा है। और याद रखेंगे, एवेंजी ओकोंजो-इवेला जो है नाइजीरिया की, ये प्रथम महिला महानिदेशक हैं WTO के। अब हम लोग बात करते हैं कि WTO जो है वो किस तरह से कार्य करती है। WTO को कार्य करने के लिए कई संस्थाएं जो WTO के अंतर्गत हैं, कई संस्थाओं का भी गठन किया गया है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण संस्था होता है शाही संरचना के अंतर्गत, ये है मंत्री स्तरीय सम्मेलन। क्या है ये? मंत्री स्तरीय सम्मेलन में ही सर्वोच्च नीतियों का निर्धारण होता है और निर्णायक संगठन है। ये जो है निर्णायक संगठन है और इसी संगठन के द्वारा ही क्या होता है? नीति का निर्धारण होता है। यही संगठन जो है नीति का निर्धारण करता है और नीति महत्वपूर्ण जो भी फैसले होते हैं, जो भी महत्वपूर्ण फैसले होते हैं उस पर उसका जो है वो मंत्री स्तरीय सम्मेलन में ही निर्धारण किया जाता है। महत्वपूर्ण फैसले कौन लेते हैं? मंत्री स्तरीय सम्मेलन में ही लिए जाते हैं।
विश्व में व्यापार से संबंधित जो भी समाधान है, समस्याएं हैं, उसको कैसे दूर किया जाना है, वो सभी जो है वो मंत्री स्तरीय सम्मेलन में ही डिस्कस किए जाते हैं। लेकिन समाधान के लिए एक अलग निकाय भी बनाया गया है। मंत्री स्तरीय सम्मेलन जो है प्रत्येक 2 वर्ष पर ऑर्गेनाइज किया जाता है। कितने वर्ष पर? प्रत्येक 2 वर्ष पर ऑर्गेनाइज किया जाता है, ठीक है। और इसके बाद एक दूसरा शाही संरचना है जो सामान्य परिषद के नाम से जाना जाता है, और ये मंत्री परिषद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ये सामान्य परिषद जो है वो मंत्री परिषद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। सामान्य परिषद नीति निर्धारण में सहयोग करते हैं और मंत्री परिषद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं तीसरी संस्था के अंतर्गत जो तीसरा महत्वपूर्ण संगठन है वो है विवाद समाधान और व्यापार नीति समीक्षा निकाय, ठीक है। इनका नाम से ही स्पष्ट है कि जितने भी सदस्य देशों के बीच व्यापार से संबंधित विवाद होगा उसका निराकरण इसी संस्था के अंतर्गत WTO करता है, ठीक है। किस संस्था के अंतर्गत? विवाद समाधान एवं व्यापार समीक्षा निकाय। अगर 2 देशों के बीच अगर व्यापार में किसी तरह का कोई परेशानी आ रहा है तो उसका समीक्षा करना भी WTO की जिम्मेदारी होता है, और ये संस्था जो है उसकी समीक्षा करती है। एक उदाहरण के लिए आप समझ लीजिए कि भारत और चाइना के बीच व्यापार चल रहे हैं। चाइना का व्यापार जो है वो काफ़ी भारत के पक्ष में नहीं है, मतलब चाइना और भारत के बीच जो व्यापार चल रहे हैं वो क्या है? चाइना के पक्ष में ज़्यादा है। तो भारत क्या कर सकता है? चाइना पर ये दबाव बना सकता है कि भाई हमारे भी प्रोडक्ट को आप लीजिए, हमारे भी प्रोडक्ट को यूज़ कीजिए, खरीदिए। अगर इस समस्या में अगर व्यापार संतुलन नहीं स्थापित हो पाता है तो इस समस्या में क्या कर सकता है? भारत जा सकता है किसके बीच? WTO के पास। जैसे अभी हाल ही में एक घटना देखे होंगे कि भारत ने चीन के बहुत सारे ऐप पर बैन लगा दिया, ठीक है। ऐप भी व्यापार के अंतर्गत आता है, तो बहुत सारे ऐप पर बैन लगा दिया। तो चीन ने क्या धमकी दिया था कि हम इसे WTO में लेकर जाएंगे। तो WTO की यही संस्था जो है वो विवाद का समाधान करती है। तो यहीं पे वो चीन अगर ये मैटर को लेकर जाता है तो समाधान कहाँ होगा उसका? विवाद समाधान एवं व्यापार समीक्षा नीति निकाय में, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि WTO को गठित करने का क्या उद्देश्य था। तो WTO को गठित करने के मतलब मुख्य रूप से देखा जाए तो ये 6 उद्देश्य है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हेतु नीति का निर्माण करना, ठीक है। अगर सपोज कीजिए कि 2 या 2 से अधिक देशों के बीच व्यापार होती है तो उसमें नीति कैसे निर्धारित किया जाएगा, व्यापार कैसे होगा, इसका तय कौन करेगा? इसका तय WTO करेगा। सपोज कीजिए कि अगर हमारे यहाँ कुछ विशेष प्रोडक्ट का उत्पादन होता है और उस प्रोडक्ट को हम किसी देश को देते हैं, तो वो क्या है कि वो जो भी प्रोडक्ट लेता है हमसे उसका हमारे करेंसी में तो नहीं कर सकता है भुगतान। तो उसके लिए क्या करेगा? ये नीति निर्धारित करेगा कि आप भारत को कैसे आप पेमेंट कर सकते हैं, किसके माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। तो क्या होता है कि बहुत सारे संस्थाएं जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं हैं, जैसे विश्व बैंक हो गया, IMF हो गया, और सारे कंट्रीज हैं जिसके सेंट्रल बैंक्स हैं, वो सभी बैंक क्या करता है कि करेंसी के एक्सचेंज के रूप में काम करता है। वो WTO को मदद करता है व्यापार की नीति के संबंध में, ठीक है। अब है व्यापार को उदारीकरण। आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे देशों के बीच जो है फ्री ट्रेड भी चलती है, और फ्री ट्रेड का जो निर्धारण होता है, व्यापार को उदारीकरण करने का जो व्यवस्था होता है, वो सभी WTO ही के अंतर्गत ही होता है, और WTO ही उसके नीतियों का क्या करती है? निराकरण करती है, निर्धारण करती है। सदस्य देशों के बीच व्यापार के जो विवाद होते हैं उसके समाधान मैंने पहले भी देखा। निर्णय लेने में पारदर्शिता पर बल देता है। ये जो है जो भी व्यापार से संबंधित निर्णय लेना है, क्योंकि होता क्या है कि विकासशील देश जो है बहुत सारे विकासशील देश पर बहुत सारे विकसित देश ऐसे हैं जो बहुत सारे क्या करते हैं? कंडीशन थोप देते हैं कि हम आपके साथ तभी व्यापार करेंगे जब आप हमारे शर्तों को मानेंगे, हमारी शर्तों पर काम करेंगे। तो वैसे सिचुएशन में क्या होता है कि व्यापार को पारदर्शिता लाने के लिए, व्यापार को उदारीकरण बनाने के लिए WTO क्या करते हैं? बीच में इंटरफेयर करते हैं, WTO सहयोग करते हैं। वैश्विक आर्थिक संस्थाओं को सहयोग और समन्वय करते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया कि वैश्विक आर्थिक संगठन जो भी हैं, जैसे आप लोग देखे होंगे वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, ADB हो गया, न्यू बैंक हो गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, बहुत सारे बैंक हैं। वो सभी बैंक के बीच समन्वय स्थापित करके ये व्यापार को काफ़ी सरल बना देता है। विकासशील देशों में व्यापार को सुगमता और संतुलन को में मदद करता है। विकासशील देश जो है अगर विकसित देश के साथ व्यापार करते हैं, जैसे आप लोग सुने होंगे कि कृषि के क्षेत्र में जो भी कृषि का जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को लेकर के भारत और अमेरिका के बीच कुछ दिन पहले काफ़ी विवाद चला था, ठीक है। तो
उसके लेकर के भी क्या होगा, क्या ये WTO ही उसके बीच के जो भी सुगमता है, व्यापार को कैसे सरल बनाया जाए विकसित और विकासशील देशों के बीच या अर्ध विकसित देशों के बीच, तो वो सभी WTO का ही काम है कि वो किस तरह से इसको बैलेंस करके चलता है, अपने सदस्य देशों के बीच व्यापार को सुगमता से संचालित करता है। ठीक है, अब WTO की स्थापना जैसा कि हमने बताया कि 1995 में ही हो गई है, तो वैसी सिचुएशन में इतने दिनों में WTO की क्या उपलब्धि रही है। तो WTO जो है व्यापार को सुगम बनाया है, ये बात सही है कि इतने दिनों से WTO क्या किया है कि सदस्य देशों के बीच का जो व्यापार है उसको काफ़ी सरल बना दिया है, व्यापार को सरल बना दिया है, बेहतर आर्थिक विकास में मदद किया है डेफिनेट रूप से, क्योंकि किसी भी देश के आर्थिक विकास की गतिविधियां जो है वो किस पर निर्भर करती हैं, व्यापार पर निर्भर करती हैं। तो वैसे सिचुएशन में व्यापार के माध्यम से जो है वो आर्थिक विकास को काफ़ी बैलेंस किया है कौन, WTO। ठीक है, व्यापार संरचना वैश्विक मूल्य श्रृंखला में भी वृद्धि किया है, तो व्यापार की संरचना में भी काफ़ी मतलब हद तक ये सफल रहा है, संरचना को, व्यापार की संरचना को तय करने में, और वैश्विक मूल्य निर्धारण में लगभग 70% इसका योगदान रहा है। मतलब विश्व के वस्तुओं को का जो मूल्य निर्धारण होता है, प्रोडक्ट जो बनाता है लोग, उसको उसके मूल्य निर्धारण में लगभग 70% जो योगदान जो है वो किसका होता है, WTO का होता है। गरीब देशों के बीच व्यापार कैसे हो, उसका उत्थान कैसे हो, इसके मामले में भी, व्यापार के मामले में भी WTO ने काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया है और काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। लेकिन WTO के बीच भी काफ़ी चुनौतियां हैं और इस चुनौतियों से निपटना WTO की जिम्मेदारी है, ताकि WTO को क्या है, अभी के परिप्रेक्ष्य में उसके सार्थकता को बनाए रखना जरूरी है, और सार्थकता को बनाए रखने के लिए WTO के पास काफ़ी चुनौतियां हैं। और सबसे बड़ा चुनौती बनकर अभी कौन उभरा है, आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे कि सबसे बड़ा चुनौती बनकर उभरा है कौन, चीन। चीन क्या करता है कि अपने सस्ते मालों का डंपिंग करने लगता है किसी भी देश में, और डंपिंग करके क्या करता है कि उस देश की अर्थव्यवस्था को चरमरा देता है। तो वैसी सिचुएशन में चीन एक बड़ी ही चुनौती बनकर उभरा है विश्व के अर्थव्यवस्था के लिए। तो ये पूंजीवाद नीति, चीन की जो पूंजीवादी नीति है, जो क्या करता है चीन की, अपने से गरीब देशों को कुछ मदद कर देता है और उस मदद के एवज में क्या है, उसे भारी नुकसान चुकाना पड़ता है देश को। तो ये पूंजीवादी नीति भी चीन का विश्व व्यापार संगठन के लिए चुनौती है। दूसरा है कि अभी तक देखा गया है कि जो WTO का जो कार्य करने की शैली है उसमें पारदर्शिता का काफ़ी अभाव है। तो पारदर्शिता एस्टैब्लिश करना भी WTO की प्रारंभिक जिम्मेदारी है। अब हम लोग बात कर लेते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण जो चुनौती है और वर्तमान समय में सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरा है, वो है ई-कॉमर्स और डिजिटल ट्रेड। ठीक है, ई-कॉमर्स और डिजिटल ट्रेड इतना हद तक बढ़ गया है कि अब जो है ये मतलब बहुत सारे नए ई-कॉमर्स कंपनियां जो है वो काफ़ी आ गई है और अपना व्यापार कर रही है। तो ई-कॉमर्स और डिजिटल ट्रेड के अनुसार WTO को भी डिजिटल बनना होगा, ई-कॉमर्स के लिए भी नीति बनाना पड़ेगा, डिजिटल ट्रेड के लिए भी नीति बनाना पड़ेगा, तभी जाकर WTO की वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सार्थकता को सुनिश्चित किया जा सकता है। कृषि के विकास, जैसा कि हम लोग को मालूम है कि अर्ध विकसित और विकासशील देश का जो मुख्य आधार होता है, अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार होता है वो एग्रीकल्चर होता है। ठीक है, जबकि विकसित देशों का मुख्य आधार होता है उद्योग। तो डेफिनेट रूप से एग्रीकल्चर और उद्योग में समन्वय स्थापित करना होगा, तभी जाकर के WTO की सार्थकता सिद्ध होगी। और अब हम लोग बात कर लेते हैं निष्कर्ष। अब WTO के बारे में लगभग हम लोग सभी पहलू को अच्छी तरह समझ गए हैं। अब हम निष्कर्ष क्या होना चाहिए, इसका निष्कर्ष आप लोग 2 से 4 लाइन में लिख सकते हैं। सबसे पहला है कि वर्तमान चुनौतियों को स्वयं के अनुसार ढालना होगा, तभी जाकर WTO की सार्थकता सिद्ध हो पाएगी। दूसरा है कि चीन की चुनौतियों के सामना करने के लिए भी नीति का निर्धारण करना पड़ेगा, क्योंकि चीन जो है वो पूंजीवादी टेक्निक के कारण क्या है, इनके जो विश्व की अर्थव्यवस्था है उसको काफ़ी इफेक्ट डाल रहा है, तो उसके लिए भी नीति निर्धारण करना होगा। साथ साथ विश्व व्यापार संगठन को यह भी करना होगा कि देशों के बीच जो व्यापार संतुलन है उसको किस तरह से बनाए रखा जाना चाहिए। तो दोस्तों, इस तरह से अगर WTO के प्रश्न को अगर आप लोग मेंस में लिख रहे हैं तो डेफिनेट रूप से आपको अच्छी मार्क्स मिलेगी। और PT के लिए अब हम लोग चलेंगे MCQs की ओर।
WTO से संबंधित हमने अभी जो थ्योरी पढ़ा है उसी थ्योरी के आधार पर अब हम लोग कुछ MCQs भी देख लेते हैं WTO से संबंध में। तो जो WTO के वर्तमान महानिदेशक है वो है कौन है? एगोंजी ओकोंजा इवेला है, जो पहली महानिदेशक बनी है और ये कहाँ की रहने वाली है? नाइजीरिया की रहने वाली है। WTO की स्थापना कब हुआ था? 1995 में हुआ था। WTO का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। और WTO का जो सर्वोच्च नीति निर्धारक संस्था है उसे हम लोग मंत्री स्तरीय सम्मेलन के नाम से जानते हैं। ठीक है। WTO को वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितना है? 164 है और 23 अन्य पर्यवेक्षक, ठीक है, 23 अन्य पर्यवेक्षक राष्ट्र भी है। तो कुल 164 सदस्य और 23 पर्यवेक्षक। ठीक है। इसके अलावा जो WTO का जो स्थापना हुआ था वो उरुग्वे दौर के वार्ता के दौरान हुआ था। तो उरुग्वे दौर के वार्ता के अनुसार दौरान जो समझौता हुआ था उस समझौता को हम लोग किस नाम से जानते हैं? उस समझौता को हम लोग जानते हैं मार्केस समझौता के नाम से। ठीक है। ये कई बार एग्जाम में पूछा है, तो मार्केस समझौता के नाम से जानते हैं। कई बार यह भी प्रश्न आया है कि गैट GATT, ठीक है, T, ये गैट का जो उत्तराधिकारी जो संस्था है वो कौन सा है? तो वो WTO है। ठीक है। गैट का उत्तराधिकारी संस्था कौन सा है? WTO है। तो ये जान लेंगे। उरुग्वे दौर के वार्ता से संबंधित संस्था कौन सा है? तो वो भी WTO है। ठीक है। और WTO जो क्या करता है? वैश्विक स्तर पर व्यापार और उससे जुड़े हुए मामलों को देखता है और उसके बीच समन्वय स्थापित करता है, उसके शिकायतों को दूर करता है, जैसा कि आप लोग थ्योरी में पढ़े हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।